हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और बड़ी मस्ती भरी क्लास है, बड़ी अच्छी क्लास है, क्योंकि आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब क्वांटिटेटिव मैथ्स आप कह सकते हो। ये ऐसा टॉपिक है जो आप जितने भी एग्जाम आगे देने वाले हो ना भाई, सबके अंदर इसके टॉपिक आने हैं। यानी ये टॉपिक आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मैथमेटिक्स का टॉपिक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स का टॉपिक है, ये आपके कंपटीशन एग्जाम का भी टॉपिक है। तो इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स दिए गए बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि आप जितने भी आगे कंपटीशन एग्जाम देने वाले हो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हर एक एग्जाम देने वाले हो, जो भी आप एग्जाम देने वाले हो 12th के बाद, उन सभी के अंदर इनमें से कुछ ना कुछ टॉपिक, और हो सकता है कि सारे के सारे टॉपिक उसके अंदर आए। तो आपको दोबारा उन सब टॉपिक की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप क्लास 11th में ही इसको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पूरा जो चैप्टर है उसमें सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास एवरेज। अगर आपने देखा भी हो कंपटीशन एग्जाम में, तो बहुत से क्वेश्चन एवरेज से रिलेटेड आते हैं। तो इन एवरेज का सारा हम बेसिक्स करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। बेसिक्स पढ़ने समझने के बाद जब आप कंपटीशन एग्जाम के लिए बाद में प्रिपरेशन करोगे ना, तो आपको सिर्फ इनके शॉर्टकट्स पे काम करना है, क्योंकि बेसिक तो आप सारा आप पढ़ चुके होंगे। तो अब यहाँ पर इसके बेसिक्स की बात करते हैं। इसके अंदर जो एवरेज आपको जो अभी दी गई है इस बार 11th क्लास में, कुछ चीज़ें बढ़ा दी गई हैं। पहले सिर्फ सिंपल एवरेज थी, इस बार वेटेड एवरेज भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। एवरेज स्पीड भी इंक्लूड कर दिया गया है, एवरेज वेलोसिटी भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इन सब का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, प्लस एक्सरसाइज जो आपकी 3.1 है इस चैप्टर की, उसके भी कुछ क्वेश्चन हम आज इस पार्ट में करेंगे, कुछ क्वेश्चन जो बाकी रह जाएंगे उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आप सबसे पहले तो कंसेप्ट की बात करते हैं कि कंसेप्ट में क्या है। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल एवरेज की, या जिसे आप एवरेज भी बोलते हो। खाली एवरेज हम इसे बोल सकते हैं, हम इसे मीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको डिनोट करने का ये तरीका सिंबल होता है। तो आप मीन निकालते हो किसी भी ऑब्जर्वेशन का, आप मेरे ख्याल 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि मीन हम कैसे निकालते हैं। मीन निकालने के लिए आपको करना क्या है, या एवरेज निकालने के लिए हमें करना क्या है, जितना भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी होती है, जितना भी डाटा दिया हुआ होता है, उन सबको आपको क्या करना है, सिर्फ प्लस करना है। Sum of all observations, sum of all observations divided by total number of observation. This is the formula for average. Total number of all observations. एवरेज का जो कंसेप्ट है वो बहुत मतलब आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में डीप में हम बात नहीं करेंगे। बस थोड़ा सा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि एवरेज क्या होता है। कि जो भी डाटा आपके पास आता है उससे एक आपको एक मीन वैल्यू निकालनी होती है, एक एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, कि इस डाटा से अगर हम रिजल्ट को एनालाइज करें तो हमारे पास एक मीन वैल्यू आ जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग अगर स्कूटी चलाते हैं, आजकल तो सभी बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो अब जब आप उसमें पेट्रोल डलवाते हो, हालांकि आप लोग इतना देखते नहीं होंगे कि कितना का पेट्रोल डल रहा है, कितनी लीटर चल रही है, क्योंकि पैसा तो अभी मम्मी पापा का चल रहा होगा। तो फिर भी अगर आप वहाँ से एक एवरेज निकालें कि भाई मैंने 4 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो मेरी जो स्कूटी है वो कितने किलोमीटर चलेगी, तो वो क्या आएगी, वो उसकी एवरेज आ गई। ठीक है, कि भाई इतने लीटर के अंदर इतनी आपकी स्कूटी चलती है, वो एवरेज आ गई। आप एवरेज निकालते रहते हो। अक्सर क्लास में जब आपके यूटीज़ होते हैं, आपके हाफ ईयरली फाइनल मार्क होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, तब आप अपनी एवरेज निकालते हो कि मेरे इतने मार्क्स आए, मेरी एवरेज इतनी है। ठीक है, या क्लास में कई बार हम क्या करते हैं, कुछ टीचर्स आपका डाटा इकट्ठा करते हैं कि भाई इस साल की जो इस महीने की जो एवरेज अटेंडेंस है वो कितनी रही। तो उन सब के लिए क्या किया जाता है, जो एवरेज जब भी आप निकालते हैं तो क्या किया जाता है कि जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं जिसका आप एवरेज निकालना चाह रहे हो, ठीक है, आप डिस्टेंस का एवरेज निकालना चाह रहे हो, आप मार्क्स का एवरेज निकालना चाह रहे हो, ठीक है, या आप पैसे का एवरेज निकालना चाह रहे हो, किसी भी चीज़ का एवरेज निकालते हो, तो उन सब का टोटल कर दिया जाता है। जितना भी बनेगा उन सब का टोटल कर दिया जाता है, और वो कितने हैं, मतलब उनकी कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं। जैसे आप मार्क्स की एवरेज निकाल रहे हो तो कितने सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल रहे हो। अटेंडेंस की अगर टीचर एवरेज निकालनी है तो मंथ के अंदर टोटल अटेंडेंस कितनी है। ठीक है, ये सारा का सारा डाटा जो है आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में यहाँ पर आ जाएगा, और ऊपर हमेशा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस आएगा। इससे जो भी वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, आपकी एवरेज बनेगी, या मीन कह सकते हो, या फिर आप एक्स के ऊपर ऐसे बार लगा सकते हो। सबका मतलब इनका एक ही है कि आप एवरेज निकालोगे। तो ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, ठीक है, सिंपल एवरेज का। अब इसके अंदर क्या चीज़, थोड़े से 1-2 चीज़ें और नोट्स इसके अंदर आपको दे रखे हैं, जिससे आप MCQs क्वेश्चंस में आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो पहला पॉइंट है, उसमें क्या कहता है,
अगर हम जितनी भी उसके अंदर ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस को हम x1 x2 x3 ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अगर हम किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर अगर हम कुछ स्पेसिफिक टर्म ऐड कर दें, कुछ भी स्पेसिफिक टर्म ऐड कर दें, मान लो मैं कहूँ कि भाई इफ़ x इज़ एडिड टू ईच ऑब्जर्वेशन, यानी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब के अंदर अगर हम x को ऐड कर दें तो उसमें क्या होगा, जो आपका मीन है, जो एवरेज है, वो भी उतनी ही बढ़ जाएगी। देन एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय x। इंक्रीज्ड बाय x, यानी हमने क्या करना है, जितनी भी एवरेज होगी, जितना भी मतलब आपको डाटा दे रखा होगा, 10 है, अगर 10 दे रखी हैं, 20 दे रखी है, 50 दे रखी हैं, अगर हर एक के साथ हमने x को ऐड कर दिया, मान लो कि हमारे पास हमने डाटा निकाला, डाटा से हमारे पास एवरेज आ गई उसकी 50। अब उसके अंदर जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी सबके अंदर मैंने 5-5 ऐड कर दिया, तो अब आपको जो नया मीन है ना वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आपको नया मीन निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारा मीन पहले आया था 50, उसी के अंदर आपको 5 ऐड कर देना है, तो 50 प्लस में 5 यानी 55 आपकी नई एवरेज बन के आ जाएगी, उसको दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो इसी से रिलेटेड है, इफ़ x इज़ सब्ट्रैक्टेड, x को आपको ऐड नहीं करना, सब्ट्रैक्ट करना है। अब सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन में सब्ट्रैक्ट करोगे तो एवरेज जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज बाय x कितनी होगी, जितना आपने उसमें ऐड किया है। ठीक है, अगर मैं 50 एवरेज लेके चल रहा था, 5 मैंने कम कर दिया तो 45 रह जाएगी। ऐसे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इफ x इज मल्टीप्लाइड टू ईच ऑब्जर्वेशन देन एवरेज इज मल्टीप्लाइड बाय x। अगर हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 5 से, ठीक है, तो उसका जो एवरेज आएगा वो भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 50 की जगह बन जाएगा 250। ठीक है, उसके बाद अगर हम डिवाइड कर दें, सेम कंसेप्ट, अगर हम डिवाइड कर दें, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं, यहाँ मल्टीप्लाई लिखना था, और यहाँ पर डिवाइड। अगर हम डिवाइड कर दें तो एवरेज क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। अगर 50 एवरेज है, 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज 10 रह जाएगी। इसके अलावा एक पॉइंट और ये कहता है कि भाई जो भी आपकी एवरेज आएगी ना, उसकी रेंज हमेशा जो मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू उसके बीच में कहीं आएगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। मान लो कोई मिनिमम वैल्यू 5 है और मैक्सिमम वैल्यू मान लो उसकी 50 है, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उनके बीच में ही आएगी, उससे बाहर नहीं जा सकती। एवरेज लाइज बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ से भी आपको आंसर का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। मान लो आपको जो भी डाटा दिया हुआ है, अब 2 से स्टार्ट हो रहा है और डाटा आपका जा रहा है 100 तक, और आपने एवरेज निकाल दी, गलती से आ गई 101, तो इसका मतलब क्लियरली गलत है, तो 100 से पार जा ही नहीं सकता। तो यानी वहाँ से आपको एक आइडिया लग गया कि भाई यहाँ पर आंसर मेरा गलत हो रहा है, तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट है इसके सिंपल एवरेज के, तो इन सभी 5 पॉइंट्स को आप नोट कर लेंगे अच्छी तरीके से, याद रखना, बहुत काम आएंगे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट वेटेड एवरेज पर। ये तो होगी सिंपल एवरेज, ठीक है। उसके बाद है वेटेड एवरेज। अब वेटेड एवरेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो सिंपल एवरेज होती है ना, जो ये सिंपल एवरेज होती है, इसमें जितने भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, x1 x2 x3 जितनी भी ऑब्जर्वेशन होती है, सबकी इक्वल वेटेज होती है, सबको इक्वल माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको मतलब वेट के लिए अलग से कोई देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ पर सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। लेकिन जब वेटेड एवरेज की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन की जो वेटेज है वो अलग अलग होती है। ऑब्जर्वेशन की वेटेज अलग अलग का मतलब, मान लो मैं एक क्लास की हाइट की एवरेज निकालना चाह रहा हूँ, तो क्लास की हाइट में मैं कह दूँ कि भाई 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 है, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 160 है, 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 150 है। तो यहाँ पर जो हाइट है ना, उनको मैं अलग अलग वेट दे रहा हूँ कि ये 4 लोगों की है, ये 5 लोगों की है, ये 7 लोगों की है। तो वहाँ पर सबकी हाइट एक मतलब मैं ये लेके नहीं चल रहा कि भाई 150 150 150 ऐसे लेके नहीं चल रहा।
ठीक है, मैं सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मैंने सबको मतलब एक वेटेज दे दी, एक वैल्यू दे दी कि 150 हाइट वाले इतने हैं, 160 हाइट वाले इतने हैं और ये इतने हैं। तो फिर हम उसकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, वेटेड एवरेज के लिए जो सिंबल है आप ये यूज़ कर सकते हो, एक्स बार के नीचे W लगा दो। तो यहाँ पर हम जितनी भी जो भी ऑब्जर्वेशन का हम जितना उसको वेट दे रहे हैं, मान लो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है फर्स्ट x1 और उसका वेट आ गया W1, यानी जो भी वैल्यू है उसकी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ कि हाइट है 160, ऐसे स्टूडेंट हैं 4, तो 160 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन उसका वेट, फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन इसका वेट, और इस तरह से जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सब के वेट से हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वेट W1 W2 W3, इस तरह से टोटल वेट आ जाएगा आपके पास। इससे जो निकलेगी वो बनेगी वेटेड एवरेज। अगर वेटेड एवरेज के अंदर ऐसा आपको सीन दिया जाता है कि भाई जो ऑब्जर्वेशंस हैं सबको इक्वल वेटेज दी जा रही है, तो सिंपल आप जो सिंपल एवरेज होती है वो निकाल सकते हो अगर सबको वेटेज बराबर दे रहे हैं तो। लेकिन अगर वेटेज सबको बराबर नहीं दे रहे हैं तो आप उसको सिंपल एवरेज नहीं कह सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, तो इनका मतलब क्या है, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का जो फार्मूला होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, ये आपने 9th 10th में शायद पढ़ा भी होगा साइंस में, कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, और टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम कितना लिया गया, टोटल टाइम टेकन। तो उससे आपकी एवरेज स्पीड निकल जाएगी। ठीक है, अक्सर जब हम बाइक स्कूटी पे चलते हैं, कार में चलते हैं, हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। कई बार आजकल तो ऑटोमेटिकली होती है, कार अपने आप ही एवरेज निकाल देती है, बाइक भी अपने आप एवरेज निकाल देती है। तो उसके लिए देखा क्या जाता है कि जो टोटल डिस्टेंस है आप कितना चले और उसके बाद टोटल टाइम आपको कितना लगा। मान लो मैं यहाँ पर दिल्ली में हूँ, दिल्ली से मुझे जाना हरिद्वार। अब हरिद्वार जाने के लिए मेरे को जो टोटल डिस्टेंस है वो देखना है कि कितना मैंने कवर किया। ठीक है, सपोज मान लो 300 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है और टोटल टाइम कितना लिया गया। अब टोटल टाइम के अंदर सारा टाइम ऐड होगा। मैं थोड़ी देर चला, मान लो 1-2 घंटे चला, फिर नाश्ते के लिए रुक गया, फिर 1-2 घंटे चला, थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, तो इस तरीके से मैं रेस्ट करते हुए चलते हुए आगे बढ़ता रहा। तो टोटल टाइम लिया जाएगा, उस टोटल टाइम के हिसाब से आपको यहाँ पर वैल्यू निकालनी है और जो भी आपका आंसर आएगा वो बन जाएगी आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि भाई जो चलते रहेंगे बस उसकी स्पीड देखनी है, आपको टोटल टाइम देखना है, उसमें जो रुका हुआ टाइम है वो भी है और जो चलता हुआ टाइम है वो भी है, सारा टाइम आपको ले लेना है। उसके बाद हम निकालते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब ये एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए आपको यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड की जगह लेना है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अब ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, नीचे वही आएगा टोटल टाइम टेकन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंस अगर हम निकालें इन दोनों का तो उसके लिए देखो, अगर मान लो जैसे मैं यही बात कर रहा हूँ कि दिल्ली से हरिद्वार हम जा रहे हैं, तो सपोज़ मैं यहाँ पर हूँ अभी दिल्ली में और हरिद्वार में जाना चाह रहा हूँ, तो मैं मान लो यहाँ से मैं पहुँच गया, रुड़की पहुँच गया, रुड़की से फिर बीच में और क्या क्या स्टेशन आते हैं वो तो याद भी नहीं आ रहे मुझे, पहले मेरठ आ गया, फिर रुड़की आ गया, इस तरह से करते करते 3-4 स्टेशन जाके भाई मैं हरिद्वार यहाँ पर पहुँच गया। तो यहाँ पर आ गया हरिद्वार, दिल्ली के आसपास वही पड़ता है, इसलिए दिल्ली टू हरिद्वार जाना आसान रहता है। ठीक है, अब दिल्ली से हरिद्वार की जो डिस्टेंस है ना, ये टोटल डिस्टेंस मान लो हो गया 300 किलोमीटर के आसपास ये हो गया। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा तो मैं ये नहीं देखूंगा कि मैं टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रैवल किया है। अब ये देखा जाएगा कि जहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी और जहाँ पर हम खड़े हैं उसके बीच में जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, वो कितना है। मतलब उसके लिए हम इस चीज़ को देखेंगे, हम यहाँ जो खड़े हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है। हो सकता है ये घूम घूम के ऐसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आ जाऊँ, तो मैं दिल्ली से डिस्टेंस देखूंगा तो बहुत कम हो गया पूरे डिस्टेंस के मुकाबले। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो जो हमारी ओरिजिनल पोजीशन है और जो फाइनल पोजीशन है उनके बीच का जो डायरेक्ट डिस्टेंस होगा सिर्फ वो हम मेज़र करेंगे। उसके लिए आप ये नहीं देखेंगे भाई टोटल आपने कितना चला। ठीक है, अब जैसे मान लो मैं दिल्ली से हरिद्वार चलने के लिए मैं हो सकता है मैं सीधा रास्ता ना लेके जा रहा हूँ, मैं ऐसे जा रहा हूँ, भाई मैं ऐसे चला गया घूमते घामते यहाँ पहुँच गया।
तो जब डिस्टेंस देखेंगे तो हम ये सारा देखेंगे डिस्टेंस कितना कवर किया, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो सिर्फ ये डिस्टेंस देखेंगे कि भाई दिल्ली से हरिद्वार तक की जो डायरेक्ट डिस्टेंस है वो कितना है। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट को निकाल के टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो उससे बनेगी आपकी एवरेज वेलोसिटी। तो ये 2-3 फार्मूले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, तो इनके क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लगभग 10 क्वेश्चन आज इस वीडियो में करेंगे, फिर बाकी के जो क्वेश्चंस है उसको फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अगर उस पर हम चलें तो ये हमारी एक्सरसाइज आ गई क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक्सरसाइज 3.1। सबसे जो पहला क्वेश्चन है अगर हम उसकी बात करते हैं तो यहाँ पर कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर। जो पहले 12 नेचुरल नंबर है उसका आपको मीन फाइंड करना है। अब मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मीन फाइंड करने के लिए आपको नंबर चाहिए पहले, वो कौन से 12 नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये सबको पता ही होगा आपको, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। तो 1 से स्टार्ट करके आपको 12 नेचुरल नंबर ले लेने हैं, ठीक है। तो मीन इसका क्या बनेगा, मीन बनेगा यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4, ऐसे करके सारे के सारे नेचुरल नंबर हम लिख देते हैं 12 तक। जितने पूछे जाएंगे उतने इसमें आपको बताने हैं, और इन सब का टोटल जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे हम 12 से, क्योंकि 12 ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर, 12 नंबर हैं इसके अंदर। अब इनका टोटल कर लो, टोटल इनका क्या बनेगा। देखो अब टोटल जब हम करेंगे तो थोड़ा सा उसमें ट्रिक्स लगाओ कि कैसे आप डायरेक्ट जल्दी कर सकते हो। टोटल 1 के साथ में इस 9 को ले लेता हूँ, तो ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, 20 30 40 तक यहाँ हो गया। 40 के बाद अभी 5 रह रहा है यहाँ पर, 50 60 70 में 3 ये ऐड करो, 73 + 5 78, तो ये बन गया 78/12। अब इसको आप कैंसिल कर लो, 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 से तो नहीं होगा, 2 से कर लेते हैं, तो 39/6। तो इसको आप डिवाइड करोगे, 6 6 = 36, और उसके बाद बचेगा, इसके पास कितना बचेगा, 3 बचेगा, 6 5 = 30। तो आंसर आ जाएगा आपका 6.5। ये आ जाएगी आपकी इसकी एवरेज। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या कहता है, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ऑड प्राइम नंबर। जो आपको कौन से नंबर लेने हैं, पहले 7 नंबर लेने हैं जो ऑड भी होने चाहिए, प्राइम भी होने चाहिए। और ये वर्ड का ध्यान रखना कि ऑड भी होने चाहिए, क्योंकि पहला जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। कहीं आप 2 लेके चल पड़ो स्टार्टिंग से ही, पहला प्राइम नंबर हो जाएगा इसमें 3, क्योंकि ऑड होना चाहिए। तो पहला प्राइम नंबर 3 आया, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा, 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19। देखो 7 हुए नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब 7 नंबर है तो 7 से आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं, अब इनको ऐड करते हैं। देखो ये 19 और ये 11, ये 30 हो गया, और 30 ये हो गया जी, 30 30 60, 60 और 70, 70 + 5 तो 75/7। अब 75 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये पूरा तो कटेगा नहीं, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में निकालते हैं। 10 7 = 70 इन 5/7। तो ऐसे मिक्स में छोड़ सकते हो, डेसिमल में ला सकते हो, डेसिमल में छोड़ दो, मिक्स में छोड़ना है मिक्स में छोड़ दो, दोनों तरीके से आंसर आपका ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के आपको पॉजिटिव फैक्टर्स लेने हैं, सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर्स, सारे नहीं लेने। पॉजिटिव फैक्टर्स में सबसे पहला तो आ जाएगा 1 तो बेचारा सभी का फैक्टर होता है भैया, किसी को भी डिवाइड करवा लो सबको डिवाइड कर देगा। फैक्टर्स का मतलब जो 24 को डिवाइड कर सके। उसके बाद 2, ये भी डिवाइड कर सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से तो नहीं होगा ना, चलो 6 से हो जाएगा, 6 के बाद 8 से हो जाएगा, 8 के बाद 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से हो जाएगा, और 12 के बाद फिर 24 खुद से भी तो हो जाएगा, इसको नहीं छोड़ना है। तो कितने नंबर बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से कर देंगे हम इसको डिवाइड। अब इनका टोटल करते हैं। देखो ये 24 के साथ मैंने ये ले लिया 6, 30 हो गया, 30 और 20 ये हो गया 50, 50 + 4 कितना हो गया 54, 57 और 60, यानी 60/8। 4 से काटा तो ये आ गया आपके पास 7.5। तो थर्ड का आंसर बन गया 7.5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 5 people वर आस्क्ड अबाउट द टाइम इन ए वीक दे स्पेंड इन ए डूइंग सोशल वर्क इन देयर कम्युनिटी।
5 लोगों से पूछा गया कि भाई जो सोशल वर्क है ना उसमें कितना टाइम वो वहाँ पर स्पेंड करते हैं। अच्छी बात है, सोशल उसमें टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो उन्होंने आंसर दिया कि भाई 10 आवर्स, 7 आवर्स, 13, 20 एंड 15 आवर्स वो स्पेंड करते हैं। तो इनकी अगर आपको एवरेज निकालनी है तो एवरेज निकाल देते हैं। इसकी एवरेज के लिए क्या करना है, इनको भाई सबको प्लस कर दो, 10 + 7 + 13 + 20 + 15, और 5 लोगों से पूछा तो 5 से कर देते हैं डिवाइड। अब यहाँ पर 13 और ये 7 20 हो गया, 20 ये हो गया, 40, 50, 60 + 5 यानी 65, काट देंगे, आंसर आ जाएगा 13। तो एवरेज आवर्स जो वो डिवोट करते हैं सोशल वर्क में वो आ गया 13 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फिफ्थ में कहता है द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5। कि आपको 6 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, उनका मीन दे दिया 17.5। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो हमारा फार्मूला क्या था, मीन निकालने का क्या फार्मूला था, मीन निकालने का फार्मूला होता है सम ऑफ xi, ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ से ये कह रहा है कि भाई मीन आपको दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, टोटल निकाल सकते हैं। तो ये जो सिग्मा xi होता है यानी जो टोटल होता है, इसको निकालने के लिए मीन को n से कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि भाई 6 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन इतना है, तो उसका आप टोटल निकालो। ये कह रहा है कि मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 17.5। तो आप क्या करो, इनका टोटल निकालो। टोटल कैसे निकालेंगे भाई, टोटल ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इक्वल्स टू 17.5 इंटू में 6। जितना उसका मीन था उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, निकल गया टोटल। यही तो फार्मूला बनेगा ना यहाँ पर कि मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पर 6 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, बचेगा 3, 6 7 जा 42, प्लस में 3 45, और 6 + 4 आ गया 10। तो यानी जो पहली 6 ऑब्जर्वेशन थी उनका सम 105 हो गया। अब उसमें से कह रहा है कि भाई 5 ऑब्जर्वेशन तो ये हैं, ये 5 ऑब्जर्वेशन है, तो आपको 6th ऑब्जर्वेशन फाइंड करनी है। तो हम यहाँ पर निकाल लेते हैं कि भाई सम ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस, इन पांचों का सम निकाल लो। 14 + 9 + 23 + 25 + 10, इनका सम करो, कितना आएगा। 14 + में 9 23 हो गया 46 और 10 ये हो गया, कितना हो गया 56 में 20 और ऐड कर दो, कितना हो गया 76 में +5 ऐड कर दो, बन गया 81। यानी इन पांचों का सम आ गया 81। अब ये 6 का सम था, ये 5 का सम है, तो जो छठी ऑब्जर्वेशन है वो क्या बन गई, 6th ऑब्जर्वेशन। भाई 105 में से 81 माइनस कर दो, तो 5 - 1 4, 10 - 8 2, तो जो छठी ऑब्जर्वेशन है वो बनेगी आपकी 24। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी तरह का, ये कहता है एवरेज ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 27। 25 ऑब्जर्वेशन है और उनकी एवरेज दे रखी है 27। तो इनका टोटल कर लो, इनका टोटल कर लेते हैं। सम ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, 27 इंटू में 25, 25 7 जा 175 होता है, कैरी करेंगे 17, 25 2 जा 50, 60 और 7 हो गया 67। ये इन 25 ऑब्जर्वेशन का सम आ गया। अब इसमें से कहता है कि 1 ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड, द एवरेज स्टिल रिमेन्स 27। अगर हम इसके अंदर एक वैल्यू और डाल दें, अभी हमारे पास कितनी थी 25 ऑब्जर्वेशन है, अगर हम एक वैल्यू और डाल दें तो डालने पर भी जो एवरेज है 27 ही रहती है। तो फाइंड द इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन, तो जो ऑब्जर्वेशन आपने इंक्लूड करी है वो क्या होगी। तो अगर मैं आंसर आपको बता दूं कि भाई वैल्यू क्या होगी, तो आंसर उसका यही आएगा जो हमारा मीन निकला है कितना 27, क्योंकि एक वैल्यू और डालने से मीन पे कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। फिर भी हम निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि भाई हमने एक वैल्यू और इंक्लूड कर ली, इफ़ वन मोर ऑब्जर्वेशन इज इंक्लूडेड। इंक्लूड करने पर भी मीन में कोई चेंज नहीं आया, मीन वही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सम ऑफ 26 ऑब्जर्वेशन अगर हम निकालेंगे, ये कितना आ जाएगा 27 इंटू में 26। अब 27 में अगर हम 26 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर 26 से इसको करेंगे 6 7 जा 42, 6 2 जा 12 + 4 16
और ये आ गया आपके पास 702। ठीक है, 702 आ गया। अब यहाँ पर हमें जो ऑब्जर्वेशन हमने इंक्लूड करी है वो बताना है। तो ये आपके पास कितने का टोटल आया? 26 का। ये टोटल कितना था? 25 का। तो 26 ऑब्जर्वेशन में से 25 ऑब्जर्वेशन का सम माइनस कर दो, तो जो वैल्यू आपने इंक्लूड करी थी वो निकल जाएगी। इंक्लूडेड ऑब्जर्वेशन 702 माइनस 675, तो आप माइनस करोगे तो वही आ गया 27। जो मैंने आंसर आपको पहले बताया था वही बता दिया। ठीक है, वही आ गया ना। अब यहाँ पर मैंने क्या कंसेप्ट यूज़ करा, जो स्टार्टिंग में मैंने 4 पॉइंट बताए थे सिंपल एवरेज के साथ, कि अगर हम किसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो मीन में भी वही वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करा है कि यहाँ पर आपने जो 25 ऑब्जर्वेशन थी उसके मीन पर कोई फ़र्क नहीं आया। एक ऑब्जर्वेशन हमने उसके अंदर ऐड कर दी तो उस पर कोई फ़र्क ही नहीं आया एवरेज पर। एवरेज पर कोई फ़र्क ही नहीं आया तो मतलब वही ऑब्जर्वेशन आपने उसके अंदर ऐड की है। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में कहता था एवरेज ऑफ ए 5 नंबर इज 87। 5 नंबर है जिनकी एवरेज 87 दी हुई है। तो सेम वही कंसेप्ट यूज करो, सम निकालो इनका। सम ऑफ 5 नंबर्स 87 इंटू में 5, तो 5 7 जा 35, 5 8 जा 40 प्लस 3 43। अब कहता है वन ऑफ द नंबर इज एक्सक्लूडेड। एक नंबर आपने एक्सक्लूड कर दिया, पिछली बार इंक्लूड करा था, इस बार एक्सक्लूड कर दिया, बाहर ही निकाल दिया। लेकिन तो एवरेज है वो 5 कम हो गई। अब पिछली बार में क्या था, एवरेज सेम रही थी, इस बार एवरेज 5 कम हो गई है। तो एवरेज 5 कम होने पर क्या हुआ, इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देन एवरेज। तो एवरेज कितनी हो गई, एवरेज रहेगी उसकी जो पहले एवरेज थी कितनी थी, पहले थी एवरेज 87, उसमें से 5 कम हो गई, यानी एवरेज रहेगी 82। एक ऑब्जर्वेशन कम हो गई, एवरेज कम हो गई, यानी सम ऑफ 4 नंबर रह गए। अब पहले 5 नंबर थे, अब 4 नंबर रह गए, उनका सम निकालेंगे तो 4 को इसकी एवरेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4 2 जा 8, 4 8 जा 32। तो यानी जो 4 ऑब्जर्वेशन थी एक्सक्लूड करने के बाद उनका सम ये है, और जो 5 ऑब्जर्वेशन थी उनका सम ये था। तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास एक्सक्लूडेड वैल्यू आ जाएगी। एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन 435 में से 328 माइनस करो तो जो एक्सक्लूडेड ऑब्जर्वेशन है वो आ जाएगी आपके पास 107। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें कहता है कि नर्सरी इज क्लोज ऑन संडे। एक नर्सरी संडे को होगी क्लोज। ठीक है, क्या करें भाई, क्लोज हुई तो कहता था एवरेज प्लांट सोल्ड इन द रिमेनिंग 6 डेज ऑफ ए वीक इज 156 प्लांट एंड द एवरेज सेल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज 124 प्लांट। जो एवरेज सेल हो रही है कब से कब तक, बाकी के 6 दिन तक एवरेज सेल इतनी हो रही है 156 प्लांट्स की, और एवरेज सेल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे ये हो रही है 124 प्लांट की। तो फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट सोल्ड ऑन सैटरडे। तो सैटरडे को कितने प्लांट बिके। तो क्वेश्चन के कान जो है ना सीधा सीधा नहीं पकड़ रहा, कह रहा मैं घुमा के कान पकड़ूंगा। भाई हम पकड़ लो भाई, जैसे मर्जी पकड़ लो, हमें तो क्वेश्चन पर करना ही करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जो है, बाकी क्वेश्चन जो हम करते आ रहे हैं उनसे कोई अलग थोड़ी ना है। सीधा सीधा ये कह रहा है कि भाई जो 6 दिन है, 6 दिन की एवरेज इतनी है और 5 दिन की एवरेज इतनी है, तो आपको छठे दिन की सेल बतानी है कितनी है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं सम ऑफ प्लांट्स फ्रॉम सम ऑफ प्लांट सोल्ड और लिख देना बीच में, फ्रॉम कब से कब तक, रिमेनिंग 6 डे, संडे को तो बंद रहती है, यानी मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो 6 दिन हो गए, तो 6 को हम इसकी एवरेज से मल्टीप्लाई करेंगे, वन एवरेज इसकी 156। तो 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 प्लस 3 और 6 प्लस 3 9। तो 936 प्लांट बेच दी हमने मंडे से लेकर सैटरडे तक। अब ये कह रहा है मंडे से फ्राइडे तक एवरेज सेल 124 है। तो सम ऑफ प्लांट सोल्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। अब मंडे टू फ्राइडे दिन हो गए 5, तो 5 को इसकी सेल से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 प्लस 2 12, 5 प्लस 1 6। तो ये 6 दिन की सेल है, ये 5 दिन की सेल है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो प्लांट सोल्ड ऑन सैटरडे निकल जाएगा। प्लांट सोल्ड ऑन सैटरडे कितना आ गया, 936 में से माइनस करना आपको 620। तो माइनस करा आपने
ये आ गया 316, यानी अकेले सैटरडे को ही 316 प्लांट बिक गए हैं, यानी एवरेज से ज़्यादा है। चाहे आप यहाँ की बात करो चाहे यहाँ की बात करो, तो नर्सरी जो है ना सैटरडे को ज़रूर खुलनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा लोग सैटरडे को ही आते हैं, और संडे को खुलेगी तो क्या पता सेल और बढ़ जाए। तो नर्सरी के बिज़नेस में जाना है जिसको भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, नाइन्थ में कहता है कि द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज़ 125। जो 5 कंसेक्यूटिव नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं जो कंटिन्यूसली एक के बाद एक चलते रहते हैं, तो उनके अगर हम देखें तो एवरेज जो है वो 125 है। तो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एट द एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब जो सबसे छोटा नंबर है और जो सबसे बड़ा नंबर है, उन दोनों का आपको क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है। अब इसके लिए पहले तो क्या कर ले, पहले तो नंबर देख ले कौन कौन से हैं कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर मान लेते हैं, एक x है, एक x+1 है, एक x+2 है, एक x+3 है और x+4 है। 5 नंबर हो गए। अभी कहता है कि इन सब की जो एवरेज है वो 125 है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, इनका सम करेंगे, x + x+1 + x+2 + x+3 + x+4, इन सबको डिवाइड करें अगर हम 5 से, तो इनकी एवरेज बनती है 125। तो x कितनी बार आ गया, 5 बार आ गया। नंबर क्या हो गया, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, और इस 5 को वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा 625। तो 5x की वैल्यू होगी 615, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 123। तो यानी एक जो पहला वाला नंबर है वो है 123 और जो लास्ट नंबर है वो है 127। तो अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एट द एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम नंबर कौन से हो गए, एक्सट्रीम नंबर्स हो गए, पहला नंबर है 123 और जो लास्ट वन नंबर आएगा 123 + 4 यानी 127। अब हमें करना है इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। 123 इंटू में 127, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। मल्टीप्लाई तो आप लोग कर ही सकते हो, अब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ रहा है आपका 15621। चेक कर लेना, मल्टीप्लाई में कुछ गड़बड़ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अब नेक्स्ट 10th क्वेश्चन में कहता है कि द फॉलोइंग आर द वेट ऑफ द 8 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास के 8 स्टूडेंट हैं, उनका ये वेट है। तो कह रहा फाइंड द एवरेज वेट। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, इन सबको प्लस करके 8 से डिवाइड कर दो। तो प्लस करके हम इसको 8 से डिवाइड करते हैं, पहले प्लस तो कर लेते हैं इसे, 5 और 7 12, 13 4 17, 17 17 और 3 20, डेसिमल के इधर वाले आ गए 20, मतलब 2 हो गया कैरी। अब 2 कैरी करा तो हमने यहाँ से आ गया 4 और 2 6, 8 14, 5 19, 19 3 22, 23 23 और 9 32, बचा 3, 3 5 8, 4 12, 16 20, 5 25, 4 29, 5 34 और 4 38। टोटल वोटल देखते रहना भाई। डिवाइड करना है किससे, 8 स्टूडेंट है। तो 8 से डिवाइड करने का मतलब है कि 2 से डिवाइड करो, पहले तो 2 से काटो, फिर 4 से इसको डिवाइड करके देखो कितना बनता है, 4 4। तो 191 को हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, तो बनेगा आपके पास 4 4 जा 16, फिर 3 बचेगा, 4 7 जा 28, फिर 3 बचेगा, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। ये तो आ गया इनका एवरेज वेट। अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि विद टीचर हुज वेट इज़ 62, ठीक है, मेरा वेट तो ज़्यादा ही हो गया इससे, ठीक है। अब एक टीचर है जिसका वेट 62 है, इज़ आल्सो इंक्लूडेड, देन व्हाट विद द एवरेज वेट। तो फिर एवरेज वेट कितना होगा। अब टीचर के आने से क्या हुआ कि जो वेट 62 जो था टीचर का वेट वो और बढ़ गया। अब टीचर का वेट बढ़ने के साथ साथ नंबर ऑब्जर्वेशन भी तो बढ़ गई। तो अब जो एवरेज यहाँ पर आएगी वो कितनी बनेगी, पहले हमारे पास जो वेट आया ना, टोटल जो वेट हमारे पास कितना आया था, 382 आया। इस 382 वेट के अंदर जो टीचर का वेट है 62 वो और ऐड कर देंगे, और नंबर ऑब्जर्वेशन अब 8 की जगह हो जाएगी 9, क्योंकि टीचर को भी तो काउंट करना है ना, उसका वेट लिया है तो उसको भी काउंट करना है। तो अब इन दोनों को आप सॉल्व करो, 2 + 2 4, 8 + 6 14 और इधर आ गया 4। अब 9 से हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, 3 से पहले काट लेते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, फिर 1 बचेगा, 3 4 जा 12, अब 3 से करोगे इसके, 3 4 जा 12, फिर 3 9 जा 27, 49.33 आ गया। अब टीचर के वेट बढ़ने से जो एवरेज वेट था ना वो भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि टीचर का वेट एवरेज वेट से ज़्यादा था, इसलिए एवरेज वेट भी बढ़ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 10। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 11 पर। 11th क्वेश्चन में कहता है कि यहाँ पर कहता द एवरेज हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट इज दिस।
10 स्टूडेंट है, उनकी एवरेज हाइट इतनी है, 2 मोर स्टूडेंट ऑफ हाइट दिस एंड दिस कैन ज्वाइन द ग्रुप, तो व्हाट इज द न्यू एवरेज हाइट। अब जो पहले 10 हमारे पास स्टूडेंट थे उनकी एवरेज हाइट इतनी दे रखी है, तो उनका सम निकाल लो, तो सम ऑफ हाइट ऑफ 10 स्टूडेंट्स, तो जैसा अभी हमने किया उसी क्वेश्चन की तरह ये, तो उसके लिए क्या करेंगे 151.8 को 10 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 15180, 1518 आएगा खाली 10 मल्टीप्लाई होने के बाद, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 लगाओगे उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो 10 स्टूडेंट का जो टोटल हाइट है ना वो इतनी आ गई। अब उसके अंदर 2 स्टूडेंट और आ गए, तो उनकी वजह से क्या हुआ, अब सम कितना बन जाएगा, सम ऑफ हाइट ऑफ 12 स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी बढ़ गए 2, हाइट का जो सम हमारे पास था 1518, उसके अंदर आपने 157.6 और 154.4 इसको भी आपने ऐड कर दिया, तो ये तो हो गया आपके पास सम। पहले सम निकाल लेते हैं, फिर एवरेज बाद में निकाल लेंगे। तो इनका सम करेंगे, तो ये आपके पास 1518 है, इन दोनों का सम करते हैं, 6 + 4 10, 7 + 4 11 + 1 12, 10 + 1 11 और 1 1 2 और 3, तो ये आ गया आपके पास 1830, ये आ गया 12 स्टूडेंट का टोटल। अब उनकी एवरेज आपको निकालनी है, ठीक है, एवरेज निकालनी है इसकी। तो अब क्या करेंगे हम, क्योंकि स्टूडेंट हमारे बढ़ गए, स्टूडेंट 12 हो गए, तो 12 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से इसको आप कैंसिल कर लो पहले, 6 2 = 12, 6 3 = 18, 6 5 = 30, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 152.5 सेंटीमीटर। ये हमारी एवरेज हाइट आ जाएगी, हमारी नहीं एक्चुअली जो 12 स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन में कहता है कि द मीन मार्क्स ऑफ द बॉय एंड गर्ल इन एग्जामिनेशन आर 70 एंड 73। एक एग्जामिनेशन के अंदर जो बॉयज़ और गर्ल्स हैं उनकी मीन जो है वहाँ 70 है और यहाँ 73 है। अब यहाँ पर भी बॉयज़ देख लो, ध्यान से देख लो, आपकी मीन यहाँ पर भी कम दे रखी है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस अपनी सुधार लो। मीन मार्क्स ऑफ बॉयज़ है 70, गर्ल्स है 73। इफ़ द मीन मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन दैट एग्जामिनेशन आर 71, अगर सबका टोटल कर लिया जाए तो जो मीन मार्क्स है वो 71 आते हैं। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू द नंबर ऑफ गर्ल। तो मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ है, लेट नंबर ऑफ बॉयज़ बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स मान लेते हैं, ये हमारे पास 7 नंबर ऑफ गर्ल्स होगी y। अब जो मीन मार्क्स है बॉयज़ का वो तो है 70, यानी अगर हम बॉयज़ के मार्क्स का सम निकालें, टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज़, तो ये कितना बन जाएगा 70 इंटू में x, ऐसे निकालते हैं ना टोटल, एवरेज को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास बॉयज़ x हैं और उनकी एवरेज है 70, तो उसको मल्टीप्लाई करा। ऐसे ही हम टोटल मार्क्स निकाल लेते हैं गर्ल्स के टोटल मार्क्स बने 73y, यानी एक तरह से ये जो बॉयज़ और गर्ल्स के मार्क्स है ये टोटल स्कूल के मार्क्स ही हो गए। लेकिन टोटल स्कूल के मार्क्स के लिए आपको ये यहाँ पर ये भी बता रहा है कि अगर हम सबकी एवरेज निकालें तो 71 है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए स्कूल के अंदर, टोटल स्टूडेंट हो कितने गए, जो उसने हमने नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स लिया था उन दोनों का टोटल करके वही तो टोटल स्टूडेंट बनेंगे। और इनकी जो टोटल स्टूडेंट की एवरेज है वो 71 है, तो इनका टोटल कितना हुआ, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट, टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये बन गया x + y इंटू में 71, तो 71 से मल्टीप्लाई कर दो इसे। तो यानी अब समझने की बात यह है कि इसने जो टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट दे दिए वो इसने ये भी दे दिए, और टोटल मार्क्स ऑफ ऑल स्टूडेंट ये भी तो हैं, ये बॉयज़ के मार्क्स है, ये गर्ल्स के मार्क्स है, तो इनका टोटल करेंगे तो ये भी तो टोटल आ जाएगा, यानी इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 70x + 73y इज इक्वल्स टू 71x + 71y। अब हमें रेशो बतानी है बॉयज़ और गर्ल्स की, तो हम x वाले को इधर ले आते हैं तो -x हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो -2y आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल करो, x और y आ गया 2:1, यानी जो बॉयज़ और गर्ल्स की रेशो है वो है 2:1। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही ये आज की जो वीडियो है उसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं। अभी इसके 12 क्वेश्चन और हैं,
तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। 12 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कर लिए और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कल ही आपको इसकी नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा, तो उसके लिए ज़्यादा आपको वेट करना नहीं पड़ेगा। और साथ ही कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को, और जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं चैनल को उतना ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि गॉड क्लासेस जो फैमिली है वो लगातार ऐसे बढ़ती रहे आप लोगों के सपोर्ट के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ। आज की इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक्स ऑल ऑफ यू।